तो अब स्टार्ट करते हैं शास्त्र एवं तंत्र लक्षण, दूसरा पॉइंट सिलेबस का, क्योंकि फर्स्ट क्लास में काफ़ी वो हो गई थी ना, चीज़ें छूट गई थी, क्लियर नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने दोबारा से बताया। अब करेंगे शास्त्र या तंत्र लक्षण। ठीक है, आचार्य चक्रपाणि ने कहा है कि वह शास्त्र उत्तम होता है जिसमें सूत्र, भाष्य और संग्रह क्रम ठीक हो। देखो, सूत्र, भाष्य और संग्रह क्रम ठीक हो, इसका मीनिंग समझ रहे हो कि सूत्र भाष्य, देखो जो आचार्यों ने लिखी, संहिता लिखी, जैसे सर्ग संहिता, सुश्रुत संहिता लिखी, वो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए समझ से बाहर थी। लेकिन जो सूत्र भाष्य का मतलब एक तरीके से जो सूत्र होते, सूत्र फॉर्मूले थे, जैसे अग्निवेश ने सूत्र लगा दिए, अच्छे अच्छे मतलब गूढ़ार्थ रस बता दिया, लेकिन जो आचार्य के चरक थे उन्होंने भाष्य रूप में लिखा ताकि अपन जैसे लोगों को समझ में आ जाए। और संग्रह क्रम, संग्रह क्रम मतलब एक तरीके से एक निरंतर क्रम में, ऐसे नहीं कि आज चिकित्सा स्थान पहले बता दिया और सूत्र जो अपने बेसिक फंडामेंटल है वो बाद में बता रहे हैं, मतलब एक निश्चित क्रम में होना चाहिए ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप, ऐसा अपन जब मकान के ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ी वाइज चढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि 10 सीढ़ियाँ एक साथ छोड़ के 11वीं सीढ़ी पर चढ़ जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको परेशानी होगी, आप चढ़ जाओगे, मान लो रस्सी का सारा कुछ भी लोगे चढ़ जाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये बोलते हैं कि संग्रह क्रम ठीक हो, मतलब एक तरीके से निरंतर चढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। सूत्र का अर्थ होता है कि अल्प अक्षरों वाला समुदाय, अपन गणित के जानते हैं ना कि भाई 2 लाइनों का सूत्र होता है और उसका जो कितना डेफिनेशन कितना बड़ा होता है, इस सूत्र का अर्थ होता है कि अल्प अक्षरों वाला समुदाय जो बहुत अर्थों को बताने वाला है, तथा भाष्य का अर्थ होता है लेखक सूत्र के अनुसार अपने विचारों को पदों द्वारा स्पष्ट करता है। एक तरीके से सूत्र किसने लिखे थे? अग्निवेश ने। उसको भाष्य किसने बनाया? एक तरीके से चरक ने, मतलब एक तरीके से अपन को इजी बनाया। तो भाष्य का अर्थ होता है लेखक सूत्र के अनुसार अपने विचारों को भी पदों द्वारा स्पष्ट करता है, कि आचार्य चरक ने अपने पद भी स्पष्ट किए। संसार में अनेक प्रकार के शास्त्र प्रचलित हैं, लेकिन संपूर्ण शास्त्र उसे ही कहा जाता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर शास्त्रीय विषयों का प्रकाश करता है। कहने का मीनिंग ये है कि भाई बहुत सारे ग्रंथ प्रचलित हैं, लेकिन वही सर्वश्रेष्ठ है जो अंधकार को दूर करता है। किसको? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। शिस्ते अननयति शास्त्रम, शासन करने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। तो अपन लक्षण बात कर रहे हैं भाई, शास्त्र तंत्र के लक्षण तो वही है जिस ग्रंथ में मनुष्य के लिए शुभ अशुभ कर्मों का निर्देश किया। लक्षण यानी परिभाषा, मैं एक बात बताता हूँ कि लक्षण यानी परिभाषा समझो, कि जिस ग्रंथ में मनुष्य के लिए शुभ अशुभ कर्मों का निर्देश किया गया, उसे उपदेश किया गया, वह शास्त्र कहलाता है। कि जो भी ग्रंथ है उसमें मनुष्य के लिए अच्छा बुरा बताया गया हो वो शास्त्र है। वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद आदि शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए सत्व कर्मों में प्रवृत्ति और असत्य कर्मों से निवृत्ति का उपदेश देते हैं, इसलिए शास्त्र कहलाते हैं। कि जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जैसे रामायण, बाइबल, ठीक है, जितनी भी बड़े बड़ी चीज़ें हैं, आयुर्वेद आदि शास्त्र क्या करते हैं? 2 बार लिख दिया, आदि शास्त्र आदि शास्त्र। आदि शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए सत्य कर्मों में प्रवृत्ति, मतलब अच्छे कामों की प्रवृत्ति, कि दान करो, त्याग करो, ठीक है, लोगों की सेवा करो, चोरी मत करो, परोपकार करो, ये सारी चीज़ें हैं ना। सत्य कर्मों में प्रवृत्ति और असत्य कर्मों से निवृत्त, मतलब जो बेकार काम है, गंदे काम है, उनसे दूर जाने का संदेश देते हैं, इसलिए ये शास्त्र कहलाते हैं। वेदांत मत अनुसार किसी गूढ़ तत्व का संसन यानी प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। और वेदांत दर्शन ने क्या परिभाषा दी कि किसी गूढ़ तत्व संसन यानी प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। जैसे कि आयुर्वेद का प्रतिपादन क्या है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मातृ से विकार प्रशमनम, कि रोगी की रोग से रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। कि भाई स्वस्थ व्यक्ति की मतलब रोग से रक्षा करना, एक तो मतलब स्वस्थ व्यक्ति को रोगी होने ही नहीं देना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, कि उसको रोगी नहीं होने देना, ये इसका प्रतिपादन है, मतलब कि ये इसका मूल उद्देश्य है। और रोगी हो भी गया किसी कारणवश तो उसके रोग को दूर करना। तो इसी तरीके से कोई गूढ़, हर शास्त्र का, हर वेद का, हर पुराण का अगर ऐसा गूढ़ अर्थ निकल रहा है तो क्या है? शास्त्र है। ये शास्त्र के क्या लक्षण है, मतलब विभिन्न तरह की परिभाषाएं क्या हो गए? लक्षण। आप करेंगे अपन शास्त्र के गुण या तंत्र के गुण, ठीक है। तो शास्त्र के जो लक्षण थे अपन ने यहाँ पे देखे, शास्त्रीय लक्षण गुणों के। आप करेंगे तंत्र गुण, मतलब शास्त्र के गुण। तो ये भी सिलेबस में पॉइंट है अपना, तंत्र गुण, ये भी देखते हैं अब। और ये अपन ने आप्तोपदेश प्रमाण स्टडी कर रहे थे, पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर तब कर लिया था, लेकिन ये अष्टांग हृदय में आता है मोस्टली, तो इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि निम्नलिखित लक्षणों से युक्त शास्त्र को हम उत्तम शास्त्र कहेंगे। कि कितने बताए थे? 18, कि 18 उत्तम शास्त्र के गुण होते हैं। तो वही है यहाँ पे, वही तंत्र के गुण बोल दो चाहे शास्त्र के गुण बोल दो, बात एक ही है।
निम्नलिखित लक्षणों से युक्त शास्त्र को हम उत्तम शास्त्र कैसे कि बहुत बड़े यशस्वी और धीर पुरुषों द्वारा पढ़ा जाता हो। कहने का मीनिंग ये है कि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडितों द्वारा जिस शास्त्र को पढ़ा जाता हो, ऐसे नहीं है कि जिसको मतलब बड़े बड़े ज्ञानी के पास लेके जाएंगे, सर ये शास्त्र पढ़ता हूँ, ये तो बिल्कुल बेकार है, उसमें 10 खामियां बता दे, वो अच्छा पुरुष, अच्छा ज्ञानी पुरुष, तो ऐसे शास्त्र, उसको शास्त्र नहीं बोलेंगे। जो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडितों द्वारा जो पढ़ा जाता है ना, उसको अपन शास्त्र बोलेंगे। बहुत अधिक विषय से युक्त हो, मतलब विभिन्न विषय हों उसमें, जैसे कि अब आयुर्वेद है, आयुर्वेद में 8 विषय हैं, काय वाल ग्रह ऊर्ध्वांशल दृष्टा जरा वृषान। तो ऐसा नहीं कि एक ही विषय पर सब कुछ बता रखा हो, आगे अगली विषय बता ही नहीं हो, मतलब उससे संबंधित और विषयों का भी उसमें वर्णन हो। आप्त जनों से पूजित हो। आप्त जन यानी क्या होता है? आप्त यानी जिसके हमेशा वाक्य सत्य होते हैं, जो हमेशा एक तरीके से सत्य बोलते हैं, जो हमेशा सत्यवान व्यक्ति हैं, उनके द्वारा पूजित हो, मतलब उनके द्वारा वो पढ़ा जाना चाहिए। उत्तम, मध्यम व अल्प बुद्धि वाले तीनों प्रकार के शिष्यों के लिए लाभप्रद हो, कि जो मतलब इंटेलिजेंस, मीडियम और लोअर क्वालिटी के स्टूडेंट हैं, उन सबको वो समझ में आ जाना चाहिए आसानी से। ऐसा नहीं है कि भाई हाई क्वालिटी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जो टॉपर होते हैं, उनको तो समझ में आ गया, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाला उसको समझ ही नहीं आया, तो उसको शास्त्र नहीं बोलेंगे। शास्त्र उसको बोलेंगे जो तीनों कैटेगरी के बच्चों को समझ में आए। पुनरुक्त दोष से रहित हो। पुनरुक्त दोष का मीनिंग ये है कि बार बार शब्द रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे आपने एक बात यहाँ पे बोल दी, फिर उसी बात को 3 मिनट बाद में, 10 पेज बाद में दोबारा दोहरा रहे हो पेज बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार बोल दी तो बात खत्म, दोबारा नई बात आनी चाहिए। ऋषि प्रणीत हो और ऋषियों द्वारा लिखा गया हो, ऋषि में ऋषियों द्वारा लिखा गया हो। सम्यक रचित सूत्र, भाष्य और संग्रह के क्रम में वाला हो। सम्यक रचित सूत्र, भाष्य और संग्रह। देखो, सम्यक रचित सूत्र एक तरीके से मान लो कि जिसने इसको लिखा है, जैसे तंत्र करता है, जैसे अग्निवेश। भाष्य यानी चरक, और संग्रह जैसे कि डडवल। समझो इस चीज़ को कि सम्यक रचित सूत्र की एक सम्यक रचना की गई पहले सूत्र रूप में, मतलब अच्छे अच्छे सूत्र फॉर्मूले बनाया, तो किस जो पहले लिखता है वो सूत्र रूप में लिखता है। फिर अपन वो इजी किसने बनाया पढ़ने के लिए? चरक ने, तो मतलब भाष्य रूप में अपनी बात भी रखी, और उसी जो सूत्र के थे ना, जो सूत्र के, उनका मीनिंग भी समझाया अपन को अच्छे अच्छे तरीके से। फिर संग्रह, कुछ चीज़ें उसमें छूट गई हो, कुछ मिस हो गई हो, तो जो संग्रह काल के लेखक हैं, जैसे कि डल्लन ने उसको क्या किया, नहीं वो डडबल ने उसको क्या किया था, पूरा किया था। तो संग्रह के क्रम में वाला हो, एक तरीके से पूर्णतः हो, मतलब पूरा हो, सुंदर अर्थ वाला हो, उसका एक सुंदर अर्थ निकले। जैसे कि अपने चरक आयुर्वेद का क्या अर्थ है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मातृ से विकार प्रश्न। इसी तरीके से प्रत्येक ग्रंथ का एक अर्थ निकलना चाहिए, जिसमें टूटे फूटे, भद्दे व निष्कृष्ट शब्दों का प्रयोग ना हुआ हो। कहने का मीनिंग है कि जो कटे फटे अक्षर होते हैं, जिनको बोलने में, उच्चारण में कठिनाई आती है, वो नहीं होने चाहिए। जिसके उच्चारण में कष्ट न हो, ऐसे शब्दों का युक्त हो। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पे है टूटे फूटे, भद्दे व निष्कृष्ट, मतलब निष्कृष्ट यानी बेकार शब्द, जो मतलब भाषा में बोलने में सही नहीं हो, वो शब्द नहीं होने चाहिए। और दूसरा है जिसके उच्चारण में कष्ट न हो। कष्ट यानी हाई, मतलब जो है ना कि जैसे कि मैं अटक जाता हूँ कभी कभी बोलते बोलते, ऐसे जटिल शब्द नहीं होने चाहिए। विषय का प्रतिपादन विस्तार रूप में किया गया हो, और जिस विषय के बारे में बात हो रही है ना, उसका फिर विस्तार से वर्णन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे आपने कोई टॉपिक तो स्टार्ट कर दिया, 2 लाइन बताई और उसको ख़त्म कर दिया, नहीं। उसके फिर अगर आपने टॉपिक स्टार्ट किया तो फिर अच्छी तरीके से बातें करनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। यथाक्रम विषय निर्दिष्ट हो, जैसा आप उनको मतलब क्रम बताया ना भाई, क्या पहले काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांशल दृष्टा, उसी क्रम में उसका वर्णन होना चाहिए। वस्तु तत्व के विषय के रूप में निश्चय करने में प्रदान हो, वस्तु तत्व के विषय के रूप में निश्चय करने में प्रदान हो। और मतलब एक तरीके से जब किसी शास्त्र की बात हो रही है तो वस्तु तत्व के विषय रूप में, तो किसी भी चीज़ को अपन सिद्ध करनी है ना, तो उस एग्जाम्पल के तौर पे उसको यूज़ करना चाहिए, मतलब रेफरेंस के तौर पे, कि यथा वस्तु तत्व के विषय रूप में निश्चित करने में प्रधान हो। तो उसकी बात आनी चाहिए कि भाई ऐसा इस शास्त्र में लिखा गया, इसलिए इसको अपन ऐसा मानेंगे। पूर्व एवं पर वाक्यों में विरुद्धता नहीं पाई जाती हो, ऐसे प्रकरण के अनुसार विषय वाला हो। पूर्व एवं पर 14 में देखो कि पहले तो बोल दिया दोष 3 होते हैं, फिर बाद में बोल दिया दोष 4 होते हैं, फिर मान लो मन पलट गया बोल दिया दोष 5 होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर पहले दोष 3 बोले हैं तो लास्ट तक आपको दोष 3 पे ही अड़े रहना है। आपने धातु 7 बताई है, तो पूरे ग्रंथ में, पूरे शास्त्र में दोष मतलब शास्त्र धातुएं 7 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चैप्टर में आप चेंज हो रहे हो, हर चैप्टर के अनुसार अलग रूल बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो पूर्व और पर वाक्यों में भिन्नता नहीं पानी जानी चाहिए। जिसमें किसी एक प्रकरण का विषय दूसरे में तथा दूसरे का अन्य में ना कहा हुआ। कहने का मतलब है कि जैसे गायनिकोलॉजी सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है उसके बारे में, अब बीच में अपन ने काय चिकित्सा डाल दी, ठीक है, या फिर अपन ने अगत तंत्र डाल दिया, अगत यानी टॉक्सोलॉजी। तो कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट की बात चल रही है, जैसे कि अब BMS फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाने लग जाऊँ बीच में,
एनाटॉमी की बात करने लग जाऊँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस किसी में एक विषय का प्रकरण चल रहा हो, तो जिसमें किसी एक प्रकरण का विषय दूसरे में दूसरे का मैं अन्य न खा, अब मैं यहाँ पे आपको एनाटॉमी की बात बताने लग जाऊँ तो वो गलत बात है। आपको यहाँ पे पदार्थ विज्ञान की बात करनी है तो पदार्थ विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। तो मिक्स नहीं करना है। शीघ्र अर्थों को बताने में समर्थ हो, और शीघ्र जल्दी आपको समझ में आ जाना चाहिए अर्थ उसका मीनिंग क्या है। लक्षण युक्त हो, विशेष लक्षण मतलब एक स्पेस लक्षण होना चाहिए उसका, कि क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसका एक क्लियर कट मतलब होना चाहिए। उदाहरण अर्थात दृष्टांत युक्त हो, कहने का मीनिंग ये है कि उसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हों ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह 18 गुण युक्त शास्त्र को उत्तम शास्त्र कहेंगे। तो ये 18 गुण है ना, आपको मैंने पदार्थ विज्ञान में बताया था, जिन्होंने पदार्थ विज्ञान क्लास ली थी। जिन्होंने नहीं ली थी अष्टांग हृदय में इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं कि भाई शास्त्र के या तंत्र के गुण लिखिए, तो ये 18 के 18 आपको याद करने हैं, ये एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। आप करेंगे अपन तंत्र दोष। जो तंत्र शास्त्र को दूषित करे हुए तंत्र दोष है, मतलब जो शास्त्र में कुछ प्रॉब्लम पैदा करे, जैसे जो शास्त्र अपन ने लिखा है, जो अपन ने बुक लिखी है, उसमें मान लो कुछ व्याधि उत्पन्न करे, वो ऐसे सिलेबस में नहीं है। देखो अपन ने, मैंने देखा यहाँ पे सिलेबस में तंत्र दोष नहीं है, लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि रिलेटेड है, तंत्र से रिलेटेड है तो आ जाता है, इसलिए इसको करना जरूरी है। तो तंत्र दोषों की संख्या, चरक ने विमान स्थान में 5 तंत्र दोष बताएं। न्यून अर्थ, अधिक अर्थ, अपार्थक या अपसंबद्ध अर्थ वाला, विरुद्ध या अनर्थक। कहने का मीनिंग है कि 5 दोष बताएं आचार्य चरक ने। न्यून अर्थ, कि जो सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि चरक आयुर्वेद की बात करते हैं क्योंकि आयुर्वेद अपन पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद का जो मूल अर्थ है भाई स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। अब इस चीज़ को सिद्धि करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है उसके पास, चिकित्सा बताई नहीं हो, रोग निदान बताया नहीं हो, आधा ही बात करके छोड़ दियो, तो न्यून अर्थ, वो भी एक तरह का दोष है। अधिक अर्थ, अधिक अर्थ का मीनिंग ये है कि मतलब इतना विस्तार से बता दिया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या यूज़ करें। मतलब कोई औषधि बता दी 100 तरह की, अब उसमें ये नहीं बताया कि कौन अच्छी है कौन सी बुरी है, किसका यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार बता दिया। अब बहुत ज़्यादा विस्तार मतलब बहुत नुकसानदायक होता है, ताकि समझ में नहीं आता, फिर पढ़ने के लायक नहीं होता। तो अधिक अर्थ। अपार्थक या असंबंध अर्थ वाला, बात कर रहे थे अपन रोगी को ठीक करने की, मतलब स्वस्थ रहने की, यहाँ पे कुछ अलग ही मीनिंग निकल रहा है। अपार्थ या असंबंध मतलब सब्जेक्ट से अलग, यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी की बात होने लग जाए बीच में, स्वास्थ्य से संबंधित के अलावा दूसरी बातें होने लग जाएं, जैसे सड़क रोड मकान की बातें होने लग जाएं, तो असंबंध मतलब सब्जेक्ट से अलग। विरुद्ध, अपन बात कर रहे थे रोगी को ठीक करने के आयुर्वेद में, लेकिन बात होने लग गई कि यहाँ पे बीमार कैसे होते हैं, ठीक है, उल्टी बात। अनर्थक और बिना किसी मतलब के अनर्थ मतलब दूसरा अर्थ निकालना। रोगी को ठीक करने की बात थी लेकिन आपने दूसरा ही अर्थ निकाल के दूसरे काम सिद्ध कर लिए। तो ये सब क्या है, दोष हैं। चरक आचार्य चरक ने 5 दोष बताए। आचार्य अरुणदत्त के अनुसार 15 तंत्र दोष हैं। जो आचार्य अरुणदत्त है उन्होंने 15 बताए, वो अपन 15 सारे करेंगे। अप्रसिद्ध शब्दम, पहला है अप्रसिद्ध शब्दम, जिसमें अप्रसिद्ध या अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया हो। कहने का मीनिंग है कि जो किसी ने सुने ही नहीं हो ऐसे शब्दों का यूज़ करना, जिनका मीनिंग किसी को पता ही नहीं हो, वो मतलब एक तरीके से ऐसी भाषा का यूज़ करना जो कोई जानता ही नहीं हो, जिसको कोई समझ ही नहीं सकता, जो किसी को कोई पढ़ ही नहीं सकता, तो वह है अप्रसिद्ध शब्दम, उसका यूज़ करना। असंघातम, असंगत अर्थ वाला जो अर्थात जो मूल सूत्र से संबंध न रखता हो। असंगात अर्थम, अपना मूल सूत्र था भाई स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं घरवार की, मकान की, ठीक है, खेती बाड़ी की, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो असंबंध। दुष्प्रणीतम, सूत्र भाष्य और संग्रह का क्रम में व्यवस्थित होना, न पाया जाना, ठीक है। अगले एक तरीके से सूत्र, आज किसका सूत्र मतलब किसने दिया, उसको प्रतिपादित किसने किया, भाष्य रूप किसने बनाया और संग्रह किसने किया, ऐसा उसका कोई वर्णन नहीं हो, डायरेक्ट चल रहा हो, किसी को कुछ पता नहीं कि सूत्र क्या है, भाष्य किसने दिया, कुछ पता नहीं, तो ये दुष्प्रणीतम, एक तरीके से अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रणीत नहीं है, व्यवस्थित रूप से लिखा नहीं गया हो। अब है असुक्रोही, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो उच्चारण में कठिन या दुर्बोध हो, मतलब हार्ड शब्दों का यूज किया गया हो, वो है असुक्रोही। मतलब ये भी एक तरह का तंत्र दोष है, आप बार बार कटे फटे शब्दों का यूज कर रहे हो, बुला के नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। विरुद्धम, जिसमें दृष्टांत कुछ हो, सिद्धांत कुछ हो और मानते हैं कुछ हो, अर्थात सामंजस्य का अभाव। आप बात कर रहे हो तो रोगी को ठीक करने की, लेकिन बात करने लगे दूसरे एग्जाम्पल कुछ अलग दे रहे हो, मतलब सामंजस्य नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, मन में आ रहा है जो बोल रहे हो आप। विरुद्धम मतलब एक तरीके से ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आप जो बात कर रहे हो ना उसी से संबंधित आपको एग्जाम्पल देने चाहिए। अति विस्तृतम, किसी विषय का अतिरिक्त अति विस्तृत वर्णन हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो समस्या ही पड़े हो, मतलब पढ़ ही नहीं सकते।
अति संक्षिप्त, किसी विषय का अति संक्षिप्त वर्णन हो, मतलब और इतना भी शॉर्ट कर दिया, उसमें छुपा दिया, सब कुछ छुपा दिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अप्रयोजनम, प्रयोजन रहित हो, मतलब उसका कोई भी शास्त्र हो उसका एक प्रयोजन होता है। जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातृ से विकार प्रश्नम, इसी तरीके से भगवत गीता का अलग प्रयोजन है कि भाई रोग कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये भगवत गीता का प्रयोजन है। तो ऐसे हर शास्त्र का एक प्रयोजन होता है, तो बिना प्रयोजन के शास्त्र की कोई वैल्यू नहीं है। तो अप्रयोजनम वाला भी एक तरीके से तंत्र दोष है। भिन्न क्रमम, जिसमें विषय सूची अथवा अनुक्रमिका में कुछ क्रम कुछ और हो, अंदर का क्रम कुछ हो। जो अपन इंडेक्स देखते हैं ना, इंडेक्स में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, नाम तो दे रखे हैं अलग, और जब किताब खोलते हैं किताब में अलग। तो मतलब इंडेक्स में और जो चैप्टरों में उनमें समानता होनी चाहिए, अगर अलग मिलेंगे तो वो भी एक तरह का दोष है। संदिग्धम, किसी विषय का संदिग्ध रूप से वर्णन हो, जैसे अकाल मृत्यु है या नहीं, किसी विषय का संदिग्ध रूप में वर्णन हो। तो संदिग्ध नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ है। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि भाई जो बला अतिबला, जो प्लांट के नाम है बला अतिबला, इनमें मधुर रस होता है। अब वहाँ पे बोलो ये किंचित मधुर रस, किंचित मधुर रस पाया जाता है, मतलब संदेह है कि मधुर रस पाया नहीं जाता। तो ऐसा क्लियर कट बोलना चाहिए आपको कि ये मधुर रस है, ये तिक्त रस है, ये कसाय रस वाला प्लांट है। आपको क्लियर कट, आपको हर जगह आप संशय पैदा नहीं कर सकते। तो संदिग्ध को पुनरुक्त, विषयों का अनावश्यक रूप से पुनरावर्तन किया गया है। पुनरुक्त मतलब बार बार जो शब्द आपने पहले चैप्टर में बता दी एक बात, उसको दोबारा से आप बिना किसी कारणवश के पेज बढ़ाने के लिए दोबारा से लिख रहे हो कि भाई सेकंड चैप्टर में भी लिख देते हैं, थर्ड चैप्टर में भी लिख देते हैं। तो बिना किसी कारण के विषयों को अनावश्यक रूप से, हाँ आवश्यकता पड़ती है तो लिखो, लेकिन बिना आवश्यकता आप नहीं लिखना। निष्प्रमाण, ऐसे विषयों का वर्णन हो जो प्रमाणित न हो। निष्प्रमाण का मतलब आपने कोई सिद्धि नहीं की, आपके पास कोई प्रूफ नहीं और आप लिखते जा रहे हो, तो बिना प्रमाण के, उसमें बिना सबूत के आप कोई भी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। तो बिना प्रमाण का आपको कुछ नहीं लिखना। वो भी आप एक तरीके से आपसे पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने कुछ देखा है ऐसा, आपने कुछ सुना, किसने बोला, कहाँ पे देखा, क्या सिद्ध किया आपने, तो आपको निष्प्रमाण वाली वस्तु भी नहीं लिखनी है। असमार्थार्थ, असमाप्त्यार्थ, असमयापार्थ अर्थ या विषय का स्पष्ट रूप में वर्णन न कर बीच में ही समाप्त कर दिया जाए। मतलब देखो असमाप्त्यार्थ मतलब अर्थ या विषय का स्पष्ट रूप से वर्णन न करके आपने बात तो स्टार्ट कर दी, लेकिन आपके पास साधन की कमी थी, अभाव की ज्ञान की कमी थी, आपने बीच में उसको फिनिश कर दिया। जैसे अब मैं क्लास स्टार्ट कर दी, पदार्थ विज्ञान की मैं क्लास स्टार्ट कर देता, फर्स्ट पेपर के 3 चैप्टर होते, क्लास बंद कर देता, मैं बोल देता कि नहीं अब कुछ नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है, अब इतना ही आता था मेरे को, तो बात खत्म। तो ये क्या होता था, एक तरीके से असमाप्तार्थ होता था, बीच में ही छोड़ देना किसी काम को। अब देखो अनर्थक या अपार्थक, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। अनर्थक, बिना किसी मतलब के, बिना किसी चीज़ के आप बेमतलब के जो फिजूल वर्ड होते हैं ना उनका यूज़ कर रहे हो। वह हाथ, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर फिर आगे चलकर उसके विरुद्ध कोई बात कही जाए तो यह व्याप्त दोष है। आपने बोल दिया यहाँ पे कि भाई 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ और बॉडी 7 धातु होते हैं, लेकिन आगे जाके आप बोलते हो 4 दोष होते हैं। आपने ही सिद्धांत को गलत बता दिया, आपने खुद ने ही बात बोली ना, बोला अपनी बात पर टिके नहीं रहना, बात बात पे पलटू आदमी, ऐसा कि व्याप्त, कि व्याप्त क्या है, एक तरीके से अपने सिद्धांत पे किसी ने अपना सिद्धांत बनाया और आगे जाके एक स्थान बाद में 2 स्थान बाद में पलट गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तंत्रकार ने भिन्न क्रम को छोड़कर 14 तंत्र दोष माने, और जो तंत्रकार है ये तो अरुण दत्त के अनुसार 15 थे, लेकिन तंत्रकार कौन थे, जिन्होंने तंत्र लिखे हैं, उन्होंने क्या बोला कि 14 तंत्र दोष होते हैं। उनमें किसको नहीं माना, भिन्न क्रम को। कौन से वाले को, ये वाले को, ये भिन्न क्रम है ना, जिसमें विषय सूची और अनुक्रमिका में कुछ क्रम और अंदर क्रम कुछ हो, इसको नहीं माना, बाकी सेम माने। तो देखो चरक के अनुसार बता दिए, अरुणदत्त के अनुसार बता दिए और तंत्रकार के अनुसार बता दिए। तो ये 15 आपको याद होने चाहिए। चरक वाले तो फिर भी आते नहीं, लेकिन ये 15 जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये है तंत्र दोष।